हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 जुलाई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज कई चीज़ें बदल जाएंगी, चाहे वो कुछ बैंक के नियम हों या फिर 3 जो कानून आए हैं वो हों। 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, तारीख पर तारीख के दिन अब लद जाएंगे। यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की सीमा तय हो जाएगी, यानी कि इतने दिन के अंदर इस पर रिजल्ट आ जाना है। तकनीक का इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। और इसमें जो कानून है उसके बारे में आपको बता दें कि पहली बार आतंकवाद को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर, जांच की प्रति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है, पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बनाया बयान रिकॉर्ड करने का विकल्प होगा। 7 साल या इससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य होगा। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल यानी कि छोटी प्रक्रिया में निपटारा का प्रावधान किया जाएगा। पहली बार के अपराध के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। भगौड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। और ये कौन से कानून जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 की अब जगह ले लेगा भारतीय न्याय संहिता 2023। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 की जगह ले लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए सपा सांसद अवधेश विपक्ष की साझा पसंद। विपक्षी गठबंधन इंडी ने लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस नेता के सुरेश की उम्मीदवारी पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से दिखाई गई झिझक के मद्देनजर डिप्टी स्पीकर पद की उम्मीदवारी को लेकर पहले ही आम सहमति पर आधार बना लिया गया है। विपक्षी दलों ने लगभग तय कर लिया है कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए अयोध्या से जुड़े फैजाबाद से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद इंडी के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस व द्रमुक के साथ ही शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी की बातचीत में निर्विवाद रूप से अवधेश विपक्ष की साझी पसंद बनकर उभरे हैं। विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद पर परंपरागत रूप से स्वाभाविक दावेदारी मान रहा है। यदि राजद सरकार तैयार नहीं हुई तो फिर चुनाव की स्थिति में भी अवधेश प्रसाद ही विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने डिप्टी स्पीकर के लिए शीर्ष विपक्षी नेताओं के बीच अनौपचारिक वार्ता का संकेत देते हुए कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की सपा प्रमुख अखिलेश यादव व टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ इसको लेकर बीते हफ्ते ही चर्चा हुई है। विश्व विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई देगा 125 करोड़ रुपए का पुरस्कार। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुझे इस पुरस्कार राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस टीम ने अपने समर्पण, कड़ी मेहनत और अदम्य जज्बे से सभी को गौरवान्वित किया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में और विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अन्य खिलाड़ियों की मदद से उन्होंने 1.4 अरब भारतीयों के सपनों और उम्मीदों को पूरा किया है। हालांकि विश्व विजेता भारतीय टीम को आईसीसी की ओर से भी 20 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। वहीं उप विजेता दक्षिण अफ्रीका टीम को 10 करोड़ रुपए और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली अफगानिस्तान और इंग्लैंड को लगभग 6.5 करोड़ रुपए और सुपर 8 में पहुंचने वाली टीमों को 3.25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केदारनाथ से 15 किलोमीटर दूर चौराबाड़ी ग्लेशियर में फिर टूटा हिमखंड, कोई नुकसान नहीं। उत्तराखंड में रविवार को केदारनाथ मंदिर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर चौराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपरी क्षेत्र में हुए हिमस्खलन से फिर हिमखंड टूटकर नीचे गिर गया है। इसकी तेज आवाज़ सुनकर केदारपुरी के लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन इस घटना से किसी नुकसान की सूचना अब तक नहीं है। जिस क्षेत्र में हिमस्खलन हुआ है वहां पर कोई आबादी नहीं है।
हिमालय क्षेत्र में अक्सर इस तरह के हिमखंड टूटकर नीचे गिरते रहते हैं। मोदी के मन से निकला भारत, भारतीय संस्कृति व प्रतिभाओं का यशगान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल में भी रविवार से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से संवाद की शुरुआत कर दी है। चुनाव में विजय का पहले से विश्वास व जनता का आभार जताने के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे छोटे प्रसंगों से समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ाव का संदेश दिया है और भारतीय संस्कृति व प्रतिभाओं का यशगान किया है। खास तौर पर केरल के रंग बिरंगे छातों, आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफ़ी को सराहा व झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी सिद्धो कान्हू को नमन कर जनजातीय समुदाय के मन खुश हुआ। इसी तरह विश्व में भारतीय संस्कृति और प्रतिभाओं की साख का उल्लेख करते हुए वोकल फॉर लोकल की पुरजोर पैरवी की के साथ ही माई प्रोडक्ट माई प्राइड का भी संदेश दिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। थल सेना के 30वें प्रमुख बने जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर कार्य करने का व्यापक अनुभव रखने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है, जो कि थल सेना में 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। जनरल द्विवेदी ऐसे समय में सेना प्रमुख बने हैं जब भारत चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा सहित अनेक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। वह उप सेना प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। करीब 40 साल के अपने लंबे और असाधारण करियर में वह विभिन्न पदों पर रहे हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक तथा अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। सेना ने एक बयान में कहा है कि जनरल द्विवेदी के पास अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए प्रभावी योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने का व्यापक अनुभव एवं शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। जनरल द्विवेदी 19 फरवरी को सेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभालने से पहले 2022-24 तक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सैनिक स्कूल के छात्र रहे जनरल द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए थे। उन्होंने बाद में इस इकाई की कमान भी संभाली थी। महाराष्ट्र को मिली पहली महिला मुख्य सचिव। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुजाता सैनिक ने रविवार को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का पद संभाला और राज्य में इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। 1987 बैच की आईएएस अधिकारी सुजाता सैनिक ने रविवार को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए नितिन करीर का स्थान लिया है। रविवार शाम दक्षिण मुंबई स्थित राज्य सचिव मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में नितिन करीर ने सैनिक को कार्यभार सौंपा। अगले साल जून में सेवानिवृत्त होने से पहले सैनिक का कार्यकाल 1 साल का होगा। योगी की पसंद मनोज कुमार सिंह बने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को केंद्र से चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिल सका। वह रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जगह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह नए सचिव बनाए गए हैं। उनके पास अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त व सीईओ यूपीडा का पद भी साथ में रहेगा। रविवार को पदभार संभाल लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी मनोज को काफ़ी पहले से मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, किंतु केंद्र से हरी झंडी नहीं मिलती दिख रही थी। इस बार मुख्य सचिव की नियुक्ति में योगी की ही चली। दिल्ली व लखनऊ के खींचतान का यह नतीजा है कि प्रदेश को डीजीपी भी नियमित नहीं मिल पा रहे हैं। 31 जनवरी को प्रशांत कुमार भी कार्यवाहक डीजीपी ही बनाए गए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को चौथा सेवा विस्तार नहीं मिल सका, रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। 1984 बैच के अधिकारी दुर्गा शंकर रिटायरमेंट से 2 दिन पहले मुख्य सचिव बनाए गए थे। मुख्य सचिव बनने के साथ ही उन्हें 1 वर्ष का सेवा विस्तार मिला था।
भारतीय सेना में पहली बार शामिल किए गए स्वदेशी चिप वाले मोबाइल बेस स्टेशन। भारतीय सेना में पहली बार स्वदेशी चिप आधारित 4G मोबाइल बेस स्टेशन शामिल किए गए हैं, जिन्हें सरकारी ई मार्केट प्लस पोर्टल के जरिए बेंगलोर स्थित कंपनी सिग्नलट्रॉन से खरीदा गया है। सेना ने इनकी 20 यूनिट खरीदी है। सिग्नलट्रॉन के संस्थापक हिमांशु खसनीस ने बताया कि सहयात्री LTE बेस स्टेशनों में इस्तेमाल की गई चिप सिग्नल चिप द्वारा विकसित की गई है। 2010 में खसनीस और उनकी टीम के 4G और 5G नेटवर्क के लिए चिप बनाने की फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी सिग्नल चिप की स्थापना की थी। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग पर चर्चा के लिए बांग्लादेश गए नौसेना प्रमुख। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी रविवार से 5 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय सैन्य सहयोग और नए रास्तों की प्रगति पर साथ मिलकर काम करना है। गौरतलब है कि इससे पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य एवं और कूटनीतिक संबंधों में विस्तार पर बहस हुई थी। भारतीय नौसेना प्रमुख बनने के बाद एडमिरल त्रिपाठी की यह पहली विदेश यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे अपने बांग्लादेशी समकक्ष एडमिरल नजमुल हसन और अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ आपसी सैन्य सहयोग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एडमिरल त्रिपाठी अपनी यात्रा के दौरान 4 जुलाई को बांग्लादेश नौसेना एकेडमी की पासिंग आउट परेड में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना प्रमुख ढाका स्थित बांग्लादेश के नेशनल डिफेंस कॉलेज में अपना संबोधन देंगे। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि संसद चलाने की साझा जिम्मेदारी। देखिए, संसद जो होता है लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है और यहाँ पर संसद को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। इसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को अपने बराबर मुद्दे रखने होते हैं। विपक्ष का कार्य होता है जनता के प्रश्नों को वहाँ पर उठाना संसद में, और पक्ष का ये कार्य होता है कि उन सवालों का जवाब दिया जाए। कई ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं जिसमें कि पक्ष और विपक्ष दोनों में तकरार का सामना करना पड़ता है। उसमें होता क्या है कि संसद की कार्रवाई में बाधा आती है, और मैंने इससे पहले भी बताया कि संसद की कार्रवाई में मिनटों में लाखों खर्च होते हैं, और ये जो पैसे होते हैं वो जनता जो इनकम टैक्स देती है उससे ये संसद चलती है। यहाँ संसद जितनी ज़्यादा चलेगी उतनी ज़्यादा समस्याओं का समाधान होगा, लोगों को देश की प्रगति होती हुई दिखेगी। ये सब बातें संसद के चलने से संबंधित होती हैं। संसद की कार्रवाई जनता के लिए उतनी ही जरूरी है जितना जनता स्वयं के लिए कार्य करती है। संसद में जब आपके मुद्दों को उठाया जाता है, आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाता है, तो उसका लाभ आपको ही मिलता है। लेकिन कुछ नेता अपने जो पार्टी के लाभ के लिए या फिर द्वेष के माध्यम से ही संसद को चलने नहीं देते हैं, उसका सीधे सीधे प्रभाव जो है वो जनता पर ही पड़ता है, बोझ भी जनता पर पड़ता है। तो यहाँ पर हृदय नारायण दीक्षित जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो यही बता रहे हैं कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ पक्ष या सिर्फ विपक्ष की नहीं है, ये साझा नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि दोनों मिलकर संसद को सुचारू रूप से चलाएं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, नए बजट का मजबूत आधार। देखिए, ये आर्टिकल लिखा गया है एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च इंदौर के निदेशक डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी द्वारा। ये बता रहे हैं कि पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि राजद सरकार के तीसरे कार्यकाल में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट ऐतिहासिक होगा। इसमें आर्थिक एवं सामाजिक मोर्चे पर बड़े ऐलान किए जाएंगे। इस बजट से सरकार सुधारों की प्रक्रिया को और तेज करेगी। यह नई सरकार की नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण के लिहाज से बहुत ही प्रभावी दस्तावेज होगा। इसके लिए देश में कई क्षेत्रों में मजबूत आधार तैयार हो जाएंगे। जैसे कि विगत में किए गए विभिन्न सुधारों से भारतीय बैंकिंग जगत में विश्व के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में शुमार हो गया है। भारत सरकार ने सार्वजनिक हिस्सेदारी वाले बैंकों को मजबूत किया है और उनकी गैर निष्पादक संपत्तियां यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी कम किया है। उल्लेखनीय है कि गत 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट एक लेखानुदान की तरह था। इसका उद्देश्य नई सरकार बनने तक की व्यवस्था या व्यय जरूरतों को पूरा करना था।
अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने लोक लुभावन योजनाओं और रियायतों के रूप में कोई तोहफा नहीं दिया, बल्कि गरीब कल्याण, किसान, महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे क्षेत्र के लिए अहम कदम उठाए हैं। इसने पूर्ण बजट के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक और वित्तीय आधार तैयार करने का काम किया है। देखा जाए तो देश में पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकर दाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में तेज वृद्धि हुई है, जहां पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले 2 गुने से भी अधिक हुए हैं। वहीं आय की असमानता में भी कमी आई है। इन दिनों वेतनभोगी वर्ग का एक बड़ा तबका यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि पिछले बजट में उसे टैक्स संबंधी कोई उपयुक्त राहत नहीं मिली है। इस बीच महंगाई के साथ साथ उनके जरूरी खर्चे बढ़ गए हैं, इस कारण उन्हें आयकर में राहत की अपेक्षा है। इसे देखते हुए बजट में छोटे आयकर दाताओं को राहत मिलने का ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने लगातार वित्तीय अनुशासन दिखाया है। केंद्र में आगामी बजट में राजकोषीय लक्ष्य का घाटा 5.1% और वित्त वर्ष 2025-26 में इसे 4.5% तक ले जाने का लक्ष्य रखना है। अब हम आते हैं बिजनेस पेज पर। वाहन खरीदने से लेकर मोबाइल नंबर पोर्ट कराने तक आज से होंगे यह नए बदलाव। जैसे कि 2% तक महंगे हो जाएंगे टाटा के वाणिज्यिक वाहन, 1500 रुपये तक महंगे हो जाएंगे हीरो के 2 पहिया वाहन। मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के नियमों में होगा बदलाव। जैसे 1 जुलाई से अगर आप नंबर पोर्ट कराते हैं तो कोई ग्राहक अपने सिम को बदलता है तो वह 7 दिन बाद ही अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करा सकेगा। अभी यह सीमा 10 दिन थी। ट्राई ने कहा है कि मोबाइल फ़ोन के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश के लिए यह कदम उठाया गया है। सीबीडीटी को मिलेंगे नए चेयरमैन। सीबीडीटी को 1 जुलाई से नए चेयरमैन मिल जाएंगे। केंद्र सरकार ने 1988 बैच के राजस्व अधिकारी रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का नया चेयरमैन बनाया है। मोबाइल रिचार्ज कराना होगा महंगा। जुलाई से मोबाइल रिचार्ज कराना भी महंगा हो जाएगा। देश के तीनों प्रमुख दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने जो प्लान है वो 10 से 24% तक बढ़ोतरी कर दी है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने रिचार्ज 3 जुलाई और वोडाफोन और आइडिया के रिचार्ज 4 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। एनपीएस में सौदे वाले दिन ही निपटान। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस में सब्सक्राइबर्स को सौदे वाले दिन ही निपटान की सुविधा 1 जुलाई से मिलने लगेगी। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अनुसार किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त एनपीएस अंशदान उसी दिन निवेश किया जाएगा और ग्राहकों को उसी दिन एनएवी यानी कि शुद्ध संपत्ति मूल्य का लाभ मिलेगा। अभी तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान का निपटान अगले दिन यानी T+1 निवेश किया जाता है। गारमेंट निर्यात में वृद्धि से नए रोजगार बढ़े। पूरे 1 साल के बाद फिर से गारमेंट निर्यात में तेजी का सिलसिला शुरू हुआ है, जो पूरे टेक्सटाइल उद्योग के साथ रोजगार सृजन के लिए एक अच्छी खबर है। निर्यात के लिए ऑर्डर को देखते हुए फिर से गारमेंट उद्योग में नई भर्तियां शुरू हो गई हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी कि 23-24 की अवधि में सभी प्रकार के गारमेंट निर्यात में पूर्व के वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले 10.25% गिरावट रही है। इस साल अप्रैल में भी गारमेंट निर्यात में पिछले साल अप्रैल की तुलना में 1.3% की गिरावट रही है। नई कर व्यवस्था से आसान हुआ है कारोबार। 1 जुलाई 2024 को जीएसटी लागू हुए 7 वर्ष हो गए हैं। इस नई कर व्यवस्था से न केवल अनुपालन को सरल बनाया गया है बल्कि कर संग्रह में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, राज्यों के राजस्व में तेज वृद्धि हुई है। हालांकि कर चोरी को रोकने की कोशिश अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है। फर्जी ऐलान और फर्जी जीएसटी पंजीकरण का एक चुनौती बने हुए हैं। जीएसटी के तहत 17 करों और 13 तरह के उपकरों को 5 स्तरीय टैक्स व्यवस्था में सहमति कर दिया गया है। इंटरनेशनल पेज पर मैं हिंदू हूं और अपनी आस्था से प्रेरणा लेता हूं। सुनक। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ लंदन स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपने संबोधन में शुरुआत में कहा कि T20 विश्व कप में भारत की जीत से की, साथ ही कहा कि मैं हिंदू हूं और आप सभी की तरह मैं भी अपनी आस्था से प्रेरणा
लेता हूँ। जयशंकर पहुंचे दोहा, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। यह वार्ता राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, सांस्कृतिक मामलों और नागरिकों की आपसी मुलाकात पर हुई है। जयशंकर एक दिवसीय यात्रा पर दोहा पहुंचे थे। चलिए, तो ये आज का यानी 1 जुलाई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।